हेलो एंड वेलकम टू बेटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मार्केट्स जो है वो डंप कर रही हैं, बिटकॉइन भी गिर गया है, अच्छा सेंटीमेंट नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो पे है, आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इस टाइम निराश हो। और मैं यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला। घबराओ मत कि आगे फिर से ज्ञान देने के वाले होल्ड करो, ये करो, वो करो, नहीं। सीधी सच्ची बात करेंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें वही हमेशा की तरह कुछ फैक्ट्स रखूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 19 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 19 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, उसके उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ख़ासकर ये उस टाइम पे आ रहा है जब मैं जानता हूँ कि आप निराश हो अपने डिसीज़न से। क्रिप्टो पे बुरा लग रहा होगा इस टाइम आपको, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी तो ये क्रिप्टो पे इसका असर पहले आ गया, लेकिन ये जो 19 दिसंबर को जो डिसीज़न होना है जापान के अंदर, उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे भी आने वाला है, ठीक है? बट ऑब्वियसली क्रिप्टो के अंदर क्योंकि स्मॉल कैप्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो उसपे ज़्यादा इम्पैक्ट है। और मैं आपको ना कुछ मोटिवेशन तो नहीं, बट एक चीज़ समझाऊँगा, वो एंड में समझाऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी समझा दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको लगेगा अरे! ये तो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? तो मैं वो ज्ञान नहीं देना आपको, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या, बिटकॉइन $3200 गिर गया। वो $89,800 से $86,000 पे गिरा। 203 मिलियन $, के जो लॉन्ग थे, वो लिक्विडेट हो गए। 60 मिनट के अंदर हुआ। कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, कोई फंड नहीं था। तो क्या हुआ ऐसा? तो बेसिकली उसी टाइम तो ऐसा न्यूज़ नहीं आती है। न्यूज़ तो एक्चुअली में साइड बाय साइड चल रही होती हैं, लेकिन उसका रिएक्शन आता है, ठीक है? और जनरली क्या होता है कि स्पॉट्स वाले फिर भी इतने नुकसान में नहीं जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग या शॉर्ट खेलते हैं, जो फ्यूचर्स करते हैं, इसलिए मैं हमेशा उन्हें मना करता हूँ आप लोगों को कि फ्यूचर्स मत किया करें, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर अगर आप कोई ऐसी स्टोरी सुनते हो कि जिसमें बहुत लोग पैसे बनाते हैं, तो फ्यूचर्स के अंदर बहुत लोग गँवाते हैं, इसकी स्टोरी कभी सामने नहीं आती। हमेशा पैसे बनाने वाले अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं, लॉसेस में जाने वाले अपने स्क्रीनशॉट्स नहीं डालते, ठीक है? तो इसलिए अच्छी चीज़ें हमेशा सुनने को मिलती है। इस टाइम फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ना वो 11 पे है। बहुत, बहुत रेयर होता है हिस्ट्री के अंदर कि 10, 9, 11 इसके आस-पास फ़ियर का इंडेक्स हो। कई लोग तो ये भी कहते हैं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, एक क्रिप्टो के अंदर सबसे सिंपल तरीका पैसा बनाने का है, जब मार्केट एक्सट्रीम फ़ियर पे हो, तो पैसा डालिए, और जब एक्सट्रीम ग्रीड पे हो, यहाँ पे हो, पैसा निकाल लीजिए। ये कह रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्रिप्टो में, इनफैक्ट ये स्टॉक मार्केट्स में, प्रॉपर्टी में, हर जगह ये मतलब ये अप्लाई होता है। एक्सट्रीम फ़ियर में पैसा डालिए, एक्सट्रीम ग्रीड से पहले-पहले पैसा निकाल लीजिए। दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ पीपल। अब इसमें इतना फ़ियरफुल है ना मार्केट इस टाइम के, पॉली मार्केट पे लोग ये कह रहे हैं कि $80,000 पहले आएगा या $1.5 लाख पहले आएगा। 85% लोगों का मानना है कि $80,000 पहले आएगा। सो बहुत लोगों का मानना है कि $80,000 जो है वो पहले आएगा। मार्केट में जो सबसे बड़ी जो रीज़न था पैनिक का इस टाइम, जो सबसे ज़्यादा रीज़न था कि लोग पैनिक कर रहे हैं, वो ये खबर, बैंक ऑफ जापान प्लान्स टू सेल $534 बिलियन ऑफ ईटीएफ एज़ अर्ली एज़ जनवरी 2026। इस खबर को आपने देख लिया? मतलब कि बैंक ऑफ जापान पूरी दुनिया में 534 बिलियन $, के ईटीएफ्स को ओन करता है, होल्ड करता है, और उसने ये डिसाइड किया है कि वो इसको सेल करेगा। अब आप घबरा रहे होंगे, तो एक्चुअली में इतना घबराने वाली बात नहीं है। ये तो हमें पता है कि जापान अपने जो अ, होल्डिंग्स हैं, उनको लिक्विडेट कर रहा है, चाहे वो स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये इस हेडलाइन अधूरी इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ से सुन के तो पैनिक लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने 100 इयर्स के अंदर ये प्लान किया है, 100 साल के अंदर, मतलब ये हर साल इतना थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने एक साथ चीज़ें सेल करी, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। मैं तो कहता हूँ इनको ये स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन ख़ैर स्टेटमेंट इन्होंने दे दी। ऑब्वियसली जिसका रिटेल को ये लगा कि जनवरी से ये एक साथ बेच देंगे, या अभी कल-परसों में बेच देंगे, या 1 साल में बेच देंगे। भाई 500 बिलियन $, पता है कितना होता है? आधा ट्रिलियन। आधा ट्रिलियन वो एक साथ नहीं बेचने वाले थे। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट क्या करती है, चीज़ों को पहले प्राइस इन करती है। अभी ये स इसका इम्पैक्ट सालों में आना है, सदियों में आना है। लेकिन मार्केट ने तो पहले वो कर लिया ना कि भई ये तो कन्फर्म हो गया कि जापान इज़ गोइंग ऑल आउट।
जापान सेल कर रहा है। जापान से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार जापान से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? तो मैं आपको यहाँ पे इस ट्वीट के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ट्विटर पे हैं ना तो इस शख्स को आप ज़रूर फ़ॉलो कर लो। इनका नाम है शनाका अनसेलम पेरेरा। है ये वैसे श्रीलंकन लेकिन ये यूएस सिटिज़न है। सो बेसिकली क्या है कि बहुत अच्छा ट्वीट है। इनका ये कहना है कि 30 सालों से जापान के एक एक्सपोर्ट कर रहा था, चीप मनी दुनिया को दे रहा था और 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जापान में पैसा मिलता था। और जापान क्या करता था कि यहाँ से ट्रिलियंस में लोग बोरो करते थे येन में, डॉलर में कन्वर्ट करते थे और इसके बाद पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते थे लोग। जापान के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसलिए पैसा मिलता था कि 80 के दशक में जापान के मार्केट स्लो डाउन हुई, 90 की स्टार्टिंग में जापान डिफ्लेशन में चला गया। जापान की स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट उस टाइम तो क्रिप्टो नहीं होता था, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट बर्स्ट हो गई थी। जापान डिफ्लेशन में चला गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जापान में। जापान ने उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए एक ही सॉल्यूशन निकाला। पिछले 30 साल से जापान अपने आप को डिफ्लेशन से निकालने के लिए मनी प्रिंटिंग कर रहा है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि लोग वहाँ से पैसा ले रहे थे येन, डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे और पूरी दुनिया में पैसा लगा रहे थे। हालत ये है कि अब वहाँ पे ये हुआ है कि वहाँ अचानक जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ने लगे। ठीक है? जापान के अंदर 30 साल तक तो ये होता रहा कि लोग कन्वर्ट करके डॉलर में पैसे लगा रहे थे। अब पूरी दुनिया में 30 सालों में जब इस स्थिति में कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे येन मिल रहा था, डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे और बाहर पैसा लग रहा था, तो पिछले 30 सालों में जानते हैं कितना पैसा लग गया जापान का बाहर? पेपर पे तो 3 ट्रिलियन है, बट लोग रियलिस्टिकली कहते हैं कि 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास जापान का पैसा मार्केट में लगा हुआ है बाहर। लोग बाहर पैसा बनाते थे, जैसे 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बनाया, वापस जापान में पैसा लाए, येन में कन्वर्ट किया, लोन को पे ऑफ करा और जो रिमेनिंग डिफरेंस था, उसको प्रॉफिट मान के रख लिया। अब अचानक हुआ क्या है कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% के आसपास, उनका टारगेट 2% था, वहाँ पे 2.79% के आसपास इन्फ्लेशन घूम रहा है जापान में। तो अब जापान ने बोला कि भाई हमारा भी इन्फ्लेशन ठीक-ठाक पहुँच लेवल पे पहुँच रहा है, आगे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रेंड, तो अब हम भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएँगे। अब जब जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो जो मार्केट में जो पैसा लगा हुआ था जापान का या इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट्स का, जापानीज़ का, वो कह रहे हैं कि भई अब हमें भी अब इंटरेस्ट मिलने लग गया जापान के अंदर, हम बाहर इतना रिस्क क्यों लें? बाहर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी अच्छा नहीं है, सीन अच्छा नहीं लग रहा है और अमेरिका भी अपना डेट इतना ज़्यादा कर चुका है कि पता नहीं फ्यूचर में अपना डेट पे ऑफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो यार हम अपना पैसा वापस ले आते हैं। ठीक है? अब ये जो स्थिति बनी है, तो इसमें आप ये देखो कि इंटरेस्ट रेट आज की डेट में जापान में 0.75% नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, 1995 के बाद सबसे ज़्यादा, ठीक है? और जापान की जो यूएस ट्रेज़री होल्डिंग है, पूरे जो यूएस के अंदर 1.18 ट्रिलियन जो है वो जापान की यूएस ट्रेज़री होल्डिंग जापान होल्ड करता है। सबसे बड़ा जो कंट्री जो अमेरिका की ट्रेज़री को होल्ड करता है वो जापान है। 10 साल का जो यील्ड है, उस पे 1.96% का यील्ड मिलने लगा है, जो जापान के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। 2007 के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। 30 से 40 साल के जो यील्ड हैं, जो बॉन्ड पे जो यील्ड मिल रहा है, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जापान के अंदर अचानक जो है पैसा वापस आने की आशंका लगाई जा रही है और सबसे बड़ी बात बैंक ऑफ जापान ने बोल दिया कि वो अपने ईटीएफ्स को सेल करेगा। जब इतना बड़ा पैसा मार्केट में वापस आने की कगार पे है, तो उससे क्या होगा कि येन स्ट्रॉन्ग होगा और अगर येन स्ट्रॉन्ग होगा डॉलर के मुकाबले तो इस टाइम जो मैं गूगल पे देख रहा था, तो 154 मिल रहा है 1 डॉलर के अंदर 154 येन। और इस न्यूज़ के बाद 19 दिसंबर को अगर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, जापान ने डिसाइड करना है कि 19 दिसंबर को कि जापान आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा या सेम रखेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े और अगर 1 डॉलर में जो जापानीज़ येन है अगर 150 येन के नीचे चला गया, तो मार्जिन कॉल्स लगना शुरू हो जाएँगी और बताया जा रहा है कि अगर 145 पे पहुँच गया अगर 1 डॉलर में 145 येन मिले, अगर येन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो मतलब और एक ट्रिगर हो जाएगा मतलब कैस्केड। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट के अंदर आप समझो ना कि जिन-जिन्हों को प्रॉफ़िट में होंगे इस टाइम लोग यूएस के अंदर, वो कहेंगे यार भैया इससे पहले कि येन और स्ट्रॉन्ग हो मुझे पैसा वापस निकाल के प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी जब मास सेलिंग होगी तो लिक्विडेशंस हो सकती हैं, मा ट्रिगर सेलिंग ट्रिगर्स हो सकते हैं।
कई लोग ये चाहेंगे कि यार भैया अभी मैं बहुत प्रॉफ़िट में हूँ, तो मैं प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ और चलो मैं तो जापान अपना पैसा वापस लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसी के कारण जो है मार्केट में आप पैनिक देख रहे हो। पहले भी जब-जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं जापान के अंदर, जैसे 2024 मार्च में बढ़ा, तो बिटकॉइन 23% गिरा। 2024 में बढ़ाया गया था, जुलाई 2024 में बिटकॉइन 26% गिरा था। जनवरी 2025 में भी रेट हाइक हुए थे, बिटकॉइन 31% गिरा था। तो यही कारण है कि भाई इस टाइम आप मार्केट के अंदर पैनिक देख रहे हो। 19 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 19 दिसंबर को क्या होगा बेसिकली लोग तो यही कह रहे हैं पॉली मार्केट पे जाके देखो तो 97% का मानना है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का जो है रेट इंक्रीज़ होगा बैंक ऑफ जापान के द्वारा। और अगर ये होता है तो ऑब्वियसली ये दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका जापान के ऊपर इतना बढ़ा हुआ है। अमेरिका का गुब्बारा ज़रूर है, लेकिन जो उसके अंदर हवा है किसकी है? जापान की है, ठीक है? तो ये है भाई और इसके बाद जो जापानीज़ येन है इस टाइम जो देख रहे हो आप वो ₹154 चल 154 जापानीज़ येन मिल रहा है $1 में। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँगे तो येन जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ख़ैर ये एक रिपोर्ट आई है इंडिया की कॉइन स्विच की एक तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है इंडिया का। 2.5 करोड़ इंडिया में क्रिप्टो यूज़र्स हैं। इसमें सबसे जो लीड कर रहा है वो 18 से 25 साल के यूथ सबसे ज़्यादा है। अ जुलाई वाज़ द बिगेस्ट मंथ फॉर क्वार्टर 3 2025 जुलाई 11 और जुलाई 18 के अंदर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पीक करी। बिटकॉइन और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडियंस होल्ड क्या करते हैं। टॉप 10 कॉइन जो इंडिया होल्ड करता है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि बिटकॉइन होल्ड करते हैं इंडिविजुअल। डोज कॉइन 6% लोग करते हैं, 4% इथेरियम यूज़ करते हैं, लेकिन 60.5% लोग पता नहीं कौन-कौन से अदर कॉइन होल्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा 10 कॉइन जो ट्रेड होते हैं उसमें इथेरियम नंबर 1 है और नंबर 2 पे रिपल है, नंबर 3 पे बिटकॉइन है। सो सिटीज़ में देखें तो जयपुर स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता है, हैदराबाद लार्ज कैप्स में, मुंबई ब्लू चिप्स में, पटना 42% मिड कैप में। क्या बात है! और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है। टॉप 10 सिटीज़ कंट्रीब्यूट 64% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू। तो दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, चेन्नई, अहमदाबाद। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें वो कर रही है। ख़ैर ये रिपोर्ट आप पूरी देख लीजिएगा। तो पूरी रिपोर्ट को मैंने यहाँ ट्वीट किया है, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है इंडिया के ऊपर। इंडिया की बात हो रही है तो दूसरी चीज़ ये कि आरबीआई के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर उन्होंने बोला कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ इनोवेटिव। बिटकॉइन तो है वो सिर्फ़ एक एक उसका उदाहरण है कि टोकन क्रिएट किया जा सकता है डिसेंट्रलाइज़ तरीके से। आप वैल्यू को ट्रांसफ़र कर सकते हो और बिटकॉइन तो एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई इश्यूअर नहीं है, कोई प्रॉमिस टू पे नहीं है। इसका मतलब बिटकॉइन जो है वो मनी नहीं है। ये इनका कहना है। बट ऑब्वियसली जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं तो वो इन सब चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू, नो इश्यूअर, नो प्रॉमिस टू पे। इनफैक्ट आपको ये अगर आंसर दोबारा चाहिए कि सर इनकी बात अगर है तो आपको एक वीडियो बनाना चाहिए इस पे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, उसके बाद इथेरियम की जो मेटामास्क वॉलेट है उसमें बिटकॉइन को भी ऐड हो गया है। तो ये बड़ी खबर है कि इथेरियम का वॉलेट इथेरियम मेटामास्क जो है वो इथेरियम का वॉलेट माना जाता था, अब उसमें बिटकॉइन भी ऐड हो गया है। एसईसी के चेयर मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन है, जैसे गैरी गेंसलर होते थे, पॉल एटकिंस, उनका कहना है कि नथिंग इन फाइनेंस इज़ मोर ट्रांसपेरेंट देन पब्लिक ब्लॉकचेन। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर द मोस्ट एडवांस्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कौन कह रहा है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन कह रहे हैं। विवेक का ये कहना है कि भाई जब-जब बिटकॉइन इतना गिरा है, डिप हुआ है, तो उसके बाद बिटकॉइन जो है वो पैराबोलिक गया है। ये चार्ट इस तरीके से बताता है, ठीक है? और उसके बाद इस अगेन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट है, वो क्रिप्टो कस्टडी सिखा रहे हैं। मतलब अमेरिका इतना एडवांस हो गया है कि वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं वो सेल्फ कस्टडी सिखा रहे हैं और सेल्फ कस्टडी की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये था। अब हम चलते हैं इस बात पे कि सर ये सब तो ठीक है, मुझे क्या करना क्या चाहिए? मुझे सोचना क्या चाहिए? कैसे स रिएक्ट करना चाहिए? देखो एक ना एक दिन ऐसा होना था कि जापान के अंदर जो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहीं न कहीं उस पे लगाम तो लगनी थी। अनफॉर्च्यूनेटली हमसे पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने बहुत मज़े लिए। फ्री का पैसा मिल रहा था और उस हिसाब से मार्केट्स पंप कर रही थी। इससे 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि अनफॉर्च्यूनेटली अब जब जापान इसको रिवर्स कर रहा है सिचुएशन को, बहुत हो गया, अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, 30 साल तक तो ज़ीरो पे थे, अब हम बढ़ाएँगे।
ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे आएगा, आने भी लग गया। अब इसमें आप कुछ कर सकते हो टाइमिंग को, आपकी किस्मत है कि आप ही के टाइम में आना था। अब आगे तो अब आपको सोचना कैसे चाहिए? आपको कैसे सोचना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मान लिया कि मार्केट से पैसा निकलना शुरू हुआ, मार्केट्स क्या होंगी? क्रैश करेंगी। अमेरिका की मार्केट क्रैश कर गई, कोई बात नहीं। जब अमेरिका की मार्केट क्रैश हुई, स्टॉक मार्केट जब क्रैश होती हैं, तो एक एसेट क्लास जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है, अनसर्टेनिटीज़ में, खासकर जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करती, तो वो कौन-सी है? बताओ? मान गया, समझ गया तुम क्या कह रहे हो, गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर कह रहे हो ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। और गोल्ड और सिल्वर आप देख ही रहे हो, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई और करेक्शन का नाम लेने की बात नहीं कर रहा, गोल्ड और सिल्वर। तो एक तो ये एसेट क्लास, जब मार्केट से जितना पैसा निकलेगा, गोल्ड उतना अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बुरा करेंगी और तो ऑब्वियसली गोल्ड अच्छा करेगा। अब मान लेते हैं कि जापान अपना काफ़ी पैसा जापान के अंदर वापस आ जाता है। तो जापान की कहानी कौन-सी अच्छी है? कि जापान की कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, कि जापान के कुछ कॉम्पिटिटिव में वो चाइना को कुछ कम्पीट कर पा रहे हैं, साउथ कोरिया को कम्पीट कर पा रहे हैं। आज की डेट में मैं साउथ कोरिया गया था, साउथ कोरिया जापान को बहुत हिट करता है। साउथ कोरिया जप वो जापान की हर इंडस्ट्री पे लीड करना चाहता है। साउथ कोरिया ने स्टिफ कॉम्पिटिशन दे रखा है जापान को। इधर से चाइना, तो क्या पैसा अगर ले भी गए और वहाँ की स्टॉक मार्केट्स में लगाया जापान की, तो क्या पैसा ग्रो करेगा? चांसेस कम है, क्योंकि जापान की कंपनीज़ कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही इन कंपैरिज़न टू साउथ कोरिया, चाइना और स्टिफ कॉम्पिटिशन भी है और ऊपर से अमेरिका के टैरिफ्स एंड ऑल। तो बेसिकली क्या है कि एक चीज़ तो श्योर है कि गोल्ड इज़ गोइंग टू डू परफॉर्म वेरी वेल। दूसरी चीज़ ये है कि अल्टीमेटली लोग ये देखेंगे कि यार बिटकॉइन आज शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली वोलेटाइल है, डेफिनिटली कोरिलेटेड है। स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, बिटकॉइन भी क्रैश होगा। यहाँ से और ज़्यादा क्रैश हो सकता है। स्टॉक मा ऑल्ट कॉइन्स भी क्रैश होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबको एक ही चीज़ चाहिए होती है हेज अगेंस्ट द रिस्क कि जब फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी ना कर रही हैं, वो कौन-सी एसेट क्लास है जो अच्छा करती है, वो कौन-सी कमोडिटीज़ है। फिजिकल कमोडिटीज़ तो सब जानते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। मेरी कई जापानीज़ इन्फ्लुएंसर्स और जापानीज़ लोगों से बात होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जापान में किस तरह का कल्चर है? इन जब आता है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो बोलते हैं कि ज जापानीज़ जो हैं वो गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, जापानीज़ सेफ इन्वेस्टमेंट में यकीन करते हैं, जापानीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो उनका एज ब्रैकेट भी यही बताता है, यंग पॉपुलेशन तो है नहीं। तो लोग डेफ़िनिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और दूसरी चीज़ जो वो करेंगे कि डिजिटल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की जब बात आती है तो बिटकॉइन की बात आती है, ठीक है? बट ये शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो में आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्लोबल एसेट क्लास में आप डील करते हो और ग्लोबल कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट उस पे आता है। इस चीज़ का इम्पैक्ट इस पे भी आएगा बट लॉन्ग टर्म में यू नो दैट एंड आई नो दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। इसीलिए हमेशा कहता हूँ 4 साल, 5 साल के पर्सपेक्टिव से आप इसमें एंटर करिए। ऑल्ट कॉइन, स्मॉल कॉइन्स को बैठ बैठ अगर सारा पैसा उसमें लगा देंगे कोई नहीं बचा सकता। हमेशा आपको बोला है कि आपका 50 टू 60% पोर्टफोलियो हमेशा बिटकॉइन में होना चाहिए। और अगर आप जो आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो है और उसमें भी आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बहुत छोटे से आपको प्ले करना चाहिए जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं। ये कोई मैं आज नहीं दे रहा हूँ, ये हमेशा से कहता हूँ, मेरे चैनल पे गेस्ट आए हैं, वो भी यही बात कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो आप उस चीज़ को इतना फॉलो करते हो या नहीं करते हो। बट हौसला रखिए, घबराइए मत, ठीक है? एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? बट ये शॉर्ट टर्म में हाँ, chaos होगा, ठीक है? और इस chaos में देयर आर एसेट क्लास दैट विल डू वेल, गोल्ड इज़ वन ऑफ देम, सिल्वर इज़ देयर एंड आई थिंक बिटकॉइन वी ऑल नो कि गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ पर प्लस स्कैर्सिटी, डिजिटल गोल्ड, लोग इसको धीरे-धीरे सीख रहे हैं, जापान भी सीखेगा एंड आई एम श्योर कि थिंग्स विल बी फाइन एंड बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ओवरऑल आपकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी ड्राइव करेंगी और बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2026 में इंक्लूडिंग सीजी एंड ऑल दैट उनका ये कहना है कि 2026 इज गोइंग टू बी ग्रेट। मेरी इतने 3 कॉन्फ्रेंसेस 4 कॉन्फ्रेंस में बात करके ये निकला कि बुल रन इज नॉट ओवर येट, ठीक है? चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करेगा, मिलते हैं चैनल पे, ठीक है? फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच।